कैसे हो आप सब। मैं संदीप अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स बाय संदीप अरोड़ा में। तो कैसे हो स्टूडेंट्स, आप सब ठीक होगे। तो खासकर ये वीडियो जो मैं है MA सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं हमारे उनके लिए बना रहा हूं। जैसा कि आपको पता है स्टैटिकल मेथड का जो हमारा पेपर है आपका, उसके कुछ टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए। जैसे कि स्पीयरमैन का कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने लास्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया। 2 वीडियो में आपके लिए बना चुका हूं स्पीयरमैन कोफिशिएंट कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन की। दोनों में हमने स्पीयरमैन को कवर कर लिया है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन के बारे में। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक यही बनता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके अपनी इस स्टडी के अंदर, अपने इस टॉपिक से रिलेटेड उनको भी हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसके अंदर हम, जैसा कि मैंने बताया, कि हम डिस्कस करेंगे क्या, मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल कोरिलेशन की। मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, इसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद पार्शियल कोरिलेशन के बारे में जानेंगे। मल्टीपल यानी बहुमुखी सहसंबंध, मल्टीपल कोरिलेशन ये क्या होती है। अब तक हमने सिंपल कोरिलेशन के बारे में जाना, जिसमें सिंपल कोरिलेशन का जाना था, फिर स्पीयरमैन का जाना था कि सिंपल 2 वेरिएबल के बीच में, 2 सीरीज के बीच में कोरिलेशन को फाइंड किया। अब हम इसके अंदर ये जानेंगे मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है। जैसे सिंपल कोरिलेशन में क्या था, 2 वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन शो करते हैं। यहां हम स्टडी करेंगे 3 या मोर देन 3 वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन, यानी उसके बीच में संबंध पता करेंगे, रिलेशन पता करेंगे कि कैसा रिलेशन उनके बीच में है। 3 हो सकते हैं या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनके बीच में हमें क्या शो करना है, रिलेशन शो करना है। वो किसके अंदर होगा, मल्टीपल कोरिलेशन से होगा। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों कि 3 वेरिएबल हो सकते हैं या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन हम इस मल्टीपल कोरिलेशन में शो करते हैं। तो क्लियर हो चुका है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बुक में भी दिया है। कहता फॉर एग्जांपल इफ वी स्टडी द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, जिसको इसने x2 माना है, और एंड रेनफॉल x3, फर्टिलाइजर्स को इसने माना x2, फर्टिलाइजर्स जो कि क्या है वेरिएबल x2, और एक लिया रेनफॉल, रेनफॉल इसको इसने माना क्या, x3, इसको माना इसने x3। ठीक है, ऑन द यील्ड ऑफ वीट्स, यानी जो हमारी वीट है उसकी फसल के ऊपर इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज हमने जाननी है। वीट को इसने माना क्या, x1, वीट को क्या माना, x1। तो क्लियर हुआ। हमें क्या जानना, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि 3 वेरिएबल हो सकते हैं या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनका हमने क्या देखना है, रिलेशन देखना है आपस में। तो हमने इसके अंदर क्या जानना है, इन दोनों का, जैसा कि हमें पता है चाहे कोई भी फसल है उस फसल के ऊपर फर्टिलाइजर्स का प्रभाव भी पड़ता है और रेनफॉल, बारिश का प्रभाव भी पड़ता है। तो उसी प्रकार हमने ये जानना है कि जो वीट की फसल है, वीट की फसल x1 के ऊपर फर्टिलाइजर्स का और रेनफॉल का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा रिलेशन है इनके बीच में। तो ये जो स्टडी करेंगे हम किसके अंदर करेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन के बीच अंदर हम ये स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो x1 हुआ ये तो हमारा हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये दोनों ये क्या हुए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर, इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। हमने क्या देखना है, इस इंडिपेंडेंट में चेंज आने से डिपेंडेंट में क्या चेंज आ रहा है, इन दोनों इंडिपेंडेंट में चेंज आने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कैसा चेंज है, कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस चीज को हमने मल्टीपल कोरिलेशन से जानना है। अब इसके बाद आपको क्लियर हो चुका है कि जो डिपेंडेंट है वो x1 है
और जो इंडिपेंडेंट है वो x2 एंड x3 है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन है उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है क्या डिनोट कैसे, जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो, x2 एंड x3, उस केस में हम मल्टीपल कोरिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, कैपिटल R से डिनोट होगा मल्टीपल कोरिलेशन। अब 1 है, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट, तो R1 लिखेंगे। 1 अकेला एक डिपेंडेंट है तो 1 लिख दिया, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के 2 एंड 3 क्या है, इंडिपेंडेंट, तो 1.23 लिखेंगे। जब 2 और 3 क्या हो, इंडिपेंडेंट, और 1 क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को पहले लिखेंगे और इंडिपेंडेंट को बाद में लिखेंगे पॉइंट के बाद। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार डिनोट करते हैं हम किसको, मल्टीपल कोरिलेशन को। एक और एग्जांपल से समझ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको कह दूं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो ये है हमारे 1 और 2। 1 और 2 क्या है, इंडिपेंडेंट्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, 3। इसको कैसे डिनोट करेंगे, एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी कहा R कैपिटल, उसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पहले पॉइंट के बाद इंडिपेंडेंट 3.12। क्लियर हुआ। अगर मैं कह दूं कि ये यहां पर 2 और 1 है, 2 और 1 है, तो क्या आएगा, यहां पर भी सेम 3.21 लिख सकते हैं इसको, 3 डिपेंडेंट और 2 1 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं कह दूं कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है 1 और ये है, सॉरी इसको मैं लिख दूं 2 और ये है 1 3, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को पहले लिखेंगे कितना, 2, और पॉइंट में ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2.13। तो उम्मीद करता हूं आपको ये डिनोट करना समझ में आ गया होगा। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पॉइंट से पहले आएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पॉइंट के बाद में आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूला ही है, आपको मल्टीपल कोरिलेशन निकालने के लिए सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है, वैल्यू आपके पास होंगी और उस वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और आपने कैलकुलेशन करनी है और मल्टीपल कोरिलेशन जो भी आपको कही गई है वो आप फाइंड कर दोगे, ठीक है। तो हमारे सामने 3 मल्टीपल कोरिलेशन सामने आती हैं, 3 मल्टीपल कोरिलेशन सामने आती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। एक तो हमने पहले कहा R1.23 और एक मैं लिख दूं R2.13, ठीक है, और एक लिख दूं R3.12। क्लियर हुआ। यानी इस R1.23 में मतलब क्या है, इन 2 3 का हमने रिलेशन देखना है किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। उसी प्रकार इसके अंदर 1 3 का रिलेशन देखना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, उसी पर 1 2 का रिलेशन देखना है किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो ये चीज हमारे पास ध्यान रखना है आपको, जब 3 वेरिएबल हैं जिनके बीच में हमें कोरिलेशन फाइंड करना है, मल्टीपल कोरिलेशन, तो हमारे पास ये 3 ही चीजें निकालने के लिए होंगी, R1.23, R2.13 एंड R3.12। तो इनके फॉर्मूले जो है ना वो अलग अलग रहेंगे, उन फॉर्मूलाज को आपने याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले जैसा आपने सिंपल कोरिलेशन को किससे डिनोट किया था, स्मॉल और से, तो यहां पर सिंपल कोरिलेशन लेनी। सिंपल कोरिलेशन जैसा कि R12 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1 का 2 के साथ रिलेशन, 2 ही वेरिएबल्स होते थे सिंपल कोरिलेशन में, तो R12 का मतलब है 1 का 2 के साथ रिलेशन, इसका स्क्वायर, प्लस R13 1 का 3 के साथ जो रिलेशन है उसका स्क्वायर। क्लियर। फिर उसके बाद -2 अपनी तरफ से लगाना है, 2R12 और उसके बाद इंटू में R13 इंटू में R23 और डिवाइड में 1 -R23 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। ये फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, R1.23 के लिए। तो दोबारा बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। R12 का स्क्वायर
R13 का स्क्वायर माइनस का साइन 2R12 R13 एंड R23 12 13 एंड 23 और डिवाइड में 1 माइनस R23 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला रहेगा क्या फाइंड करने का, R1.23 फाइंड करने का आपका ये फॉर्मूला रहेगा। यानी आपको 121323 की वैल्यू दी हुई मिलेगी, आपको वो वैल्यू लेकर इसमें पुट करनी है और आपने ये निकाल देना है। कहने का मतलब क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार R2.13 का फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान से, R21 का स्क्वायर प्लस R23 का स्क्वायर माइनस 2 वही सेम R21 इंटू में R23 एंड R13 और नीचे 1 माइनस वही सेम और R13 का स्क्वायर और इसका रूट। क्लियर हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है, 21 लिया यानी 21 फिर 23 फिर 21 23 एंड 13, ठीक है, यहीं से बन रहा है। और नीचे जो नीचे वाला है उसका यहाँ पर 23 है, नीचे 23 का स्क्वायर और यहाँ 13 है तो इसका 13 का स्क्वायर। तो क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा, R2.13 के लिए। उसी प्रकार अब बनाते हैं R3.12 का फॉर्मूला। वो क्या रहेगा, R31 का स्क्वायर प्लस R32 का स्क्वायर माइनस 2 R31 इंटू में R32 एंड इंटू में R12 डिवाइड में 1 माइनस R12 का स्क्वायर और इसका रूट। ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा, R3.12 के लिए रहेगा। तो ये तीनों वेरिएबल के अंदर जो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन हम फाइंड करते हैं उनके ये 3 फॉर्मूलाज हैं। तो बच्चों आप इन तीनों फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। एक बात आपको मैं क्लियरली बता दूं कि इस चैप्टर से सम पक्का आएगा, और अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से करने का मतलब क्या है, आपको फॉर्मूला याद करना है। यानी फॉर्मूले अगर आपको याद है तो फ्री के नंबर हैं, तो आप ये मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं जो ले सकते हो केवल फॉर्मूला को याद करके। वैल्यू आपको दी हुई मिलेंगी, फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो वहां से वैल्यू उठाई, पुट की और आप क्या निकाल दोगे, आंसर निकाल दोगे। तो क्लियर हुआ। ये 3 फॉर्मूला है मल्टीपल कोरिलेशन के जो आपको याद करने हैं। ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल करेंगे, किसी भी एक को हम निकाल के देखेंगे कि कैसे निकलेगा, कैसे सॉल्व होगा। हम ये निकालेंगे R1.23 को। उसी प्रकार वैल्यू दी होंगी, आप अगले भी निकाल सकते हो। तो हम निकाल के देख रहे हैं R1.23 को, तो वो कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूला आपके पास है। आपको जैसे हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे कहता है कैलकुलेट द R1.23, इसको कैलकुलेट करना है। R क्या है, 1 2 की वैल्यू दे रखी है 0.60, ठीक है, और R13 की वैल्यू दे रखी है 0.70 और उसके बाद R23 की वैल्यू दे रखी है 0.65। सारी ये 3 वैल्यू हमें दी हुई मिलेंगी। और आपको कहता है R1.23 भी कह सकता है, जो हमने 2 और किए वो भी कह सकता है। तो आपको हम ये निकाल के देख रहे हैं कि R1.23 कैसे निकलेगा। तो निकाल के देखते हैं R1.23। क्लियर। कैलकुलेटर अलाउड है, बार बार कह रहा हूं। रूट वगैरह या मल्टीप्लायर स्क्वायर की जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो। R12 का स्क्वायर, 12 क्या है 0.60, इसका स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर 0.70 का स्क्वायर। उसके बाद है -2, R12 क्या है 0.60, फिर उसके बाद इनटू में है R13 क्या है 0.70, उसके बाद 23 क्या है 0 पॉइंट मल्टीप्लाई में है ये भी, और ये भी मल्टीप्लाई में 0.65, और नीचे क्या है 1 माइनस R23 क्या है 0.65 और इसका स्क्वायर। ये हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी जो हमें दी हुई थी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सिंपल सा आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है
और वैल्यू जो भी है उसको कैलकुलेट कर देना। ऊपर बड़ा साफ कर सकता हूं क्योंकि फॉर्मूला ही लिखा है जो आपने याद करना है। सॉल्व कीजिएगा। R1.23 को हम फाइंड कर रहे हैं। 0.60 का स्क्वायर, 0.60 का स्क्वायर कितना आएगा? इसका जो स्क्वायर करेंगे 0.36, उसके बाद इसका करेंगे तो ये प्लस में है 0.49, इसका स्क्वायर 0.70 का स्क्वायर आएगा 0.49, माइनस में 2 दे रखा है और 2 के साथ 0.60 को मल्टीप्लाई करना है 0.70 को और 0.65 को। इसको 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.546। आप बच्चों ये करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, ठीक है। और नीचे क्या है 1 माइनस 0.65 का जो स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा 0.65 का स्क्वायर। 1 में से अगर 0.65 का स्क्वायर करके हम लेस करेंगे, यानी 1 में से 0.65 का स्क्वायर करके जो लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, करके देख लेना 0.5775। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो हमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। आगे इसको सॉल्व साफ कर दूं मैं। अब उसके बाद देखिएगा इसको सॉल्व करें क्या आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा यानी 0.36 प्लस का है 0.49, इसको ऐड कर देते हैं 15, 1 और ये 8, 0.85 आया और 0 लगा दो। ये माइनस का है 0.546, करके देखिएगा लेस कितना आता है। 10 में से 6 गया 4, ये 0 और यहां 3 और ये पॉइंट, प्लस का बचेगा 0.304, 0.304 और इसको डिवाइड करेंगे 0.75775 से और इसको सोल्व कर देंगे। इसके ऊपर रूट भी है भाई, ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको, इसके ऊपर रूट भी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसको डिवाइड करने पर आएगा 0.526, इसके ऊपर है तो इसका रूट हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.725। ये हमारा निकल गया R1.23। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार हमने R1.23 को फाइंड कर देना है। और इसी प्रकार जैसा कि R2.13 पूछे या R3.12 पूछे, आपको 3 वैल्यू दी हुई मिलेंगी। आपने क्या करना है, उन वैल्यू को उठाना है, यहाँ पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर से और आपने आंसर निकाल देना है। कंसर्न्ड मल्टीपल कोरिलेशन का आपने क्या निकाल देना है, आंसर। तो क्लियर हुआ? बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इजीली आप मल्टीपल कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बच्चों ये चीज समझ में आई होगी। ये था मल्टीपल कोरिलेशन। अब उसके बाद बात करेंगे पार्शियल कोरिलेशन की। इसकी बात करेंगे पार्शियल कोरिलेशन की। पार्शियल कोरिलेशन, इसकी बात हम आगे करेंगे। मल्टीपल कोरिलेशन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। पार्शियल कोरिलेशन के बारे में, आंशिक सहसंबंध के बारे में अब हम इसके बाद जानेंगे। जैसा कि आपको पता है मल्टीपल कोरिलेशन में क्या था कि हम 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशन शो करते हैं। बट यहां जो पार्शियल कोरिलेशन है इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वेरिएबल 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन शो करेंगे, बाकी को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। बाकी को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। जैसे हमने पीछे किया था, जैसे हमने कहा कि फर्टिलाइजर्स और रेनफॉल, इन दोनों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, वीट की फसल के ऊपर पड़ता है। ये था हमारा x2 एंड ये था x3 और इसको हमने माना था x1। तो हमने निकाल दिया था इस x1 के ऊपर दोनों का प्रभाव मल्टीपल कोरिलेशन में। लेकिन हम पार्शियल कोरिलेशन में जैसा कि मैंने बताया वेरिएबल 3 हो सकते हैं, लेकिन हम रिलेशन देखेंगे 2 का, एक को मान लेंगे क्या,
कांस्टेंट। उसी प्रकार इस वेट के ऊपर हमें पता है ये दोनों प्रभाव डालते हैं। हम क्या करेंगे, एक को मान लेंगे कांस्टेंट, एक क्या रहेगा कांस्टेंट, और हम इसका देखेंगे रिलेशन किसके ऊपर, वेट के ऊपर। या हम इस रेनफॉल को मान लेंगे कांस्टेंट और इसका देखेंगे रिलेशन किसके ऊपर, वेट के ऊपर। तो वो क्या होती है, पार्शियल कोरिलेशन होती है। उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल कोरिलेशन। यानी कुछ वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेना और कुछ का रिलेशन देखना। तो क्लियर हुआ बच्चों, 3 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम केवल 2 का आपस में रिलेशन देखें और बाकी को क्या मान लें, कांस्टेंट, तो उसको बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। तो समझ में आया बच्चों। जैसा कि हमें पता है ये क्या थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने क्या किया, मल्टीपल के अंदर इसके ऊपर इन दोनों का प्रभाव देखा, लेकिन पार्शियल के अंदर आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंट जो हो गए ना 2, उसमें से एक को मान लेंगे कांस्टेंट और एक इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, और वो क्या होती है, पार्शियल कोरिलेशन। तो समझ में आया बच्चों आपको, क्लियर है। अब बात आती है कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि डिनोट कैसे करेंगे। अब सपोज करो हमारे पास 3 वेरिएबल है, 1, 2 एंड 3, तीनों का रिलेशन देखना है पार्शियल कोरिलेशन के अंदर। 3 मान लेते हैं कि तीसरा जो है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों का हमने क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, आर, वही कैपिटल R1 2, यानी इन दोनों का रिलेशन देखना ना 1 और 2 का, R1 2 और पॉइंट में 3 जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, जिसको हमने कांस्टेंट माना है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो किसके बाद रहेगा, पॉइंट के बाद रहेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार जैसे मैं कह दूं आपको R23.1, इसका मतलब क्या है, 1 को तो हमने कांस्टेंट मान लिया, बट 2, 3 का आपस में क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। यानी पॉइंट के बाद जो होगा ना उसका तो हम कांस्टेंट रखेंगे और पॉइंट से पहले जो होंगे उनके बीच में रिलेशन देख रहे होंगे। उसी प्रकार मैं आपको बता दूं, जैसे R, एक चीज है मैं भूल गया, गलती कर दी मैंने, ये R जो रहेगा ना यहाँ स्मॉल रहेगा, R क्या रहेगा, स्मॉल, सॉरी इसके लिए, ये R क्या रहेगा, स्मॉल, ये स्मॉल R ही रहेगा दोनों के अंदर। पार्शियल कोरिलेशन के अंदर R को हम लिखेंगे क्या, स्मॉल, बट मल्टीपल कोरिलेशन में R को लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, बाकी चीज सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह मैं आपको लिख दूं जैसे यहाँ R13.2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो कांस्टेंट और 1, 3 का हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। तो वही सेम 3 मल्टीपल कोरिलेशन है और 3 ही क्या है, पार्शियल कोरिलेशन होते हैं। समझ में आया, R12.3 एंड R23.1 एंड R13.2, ये 3 हमारे क्या होते हैं, पार्शियल कोरिलेशन होते हैं। तो इसका भी मल्टीपल कोरिलेशन की तरह क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। सेम बात कहूंगा कि इसमें भी आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद है, वैल्यू आपको दी हुई होंगी, आपने वैल्यू उठानी है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकाल देना है। वो आपकी क्या होगी, पार्शियल कोरिलेशन जो आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले R12.3, इसका मतलब क्या है, तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट है और 1, 2 का हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, R12 माइनस R13 इंटू में R23, क्लियर हुआ, ये ऊपर रहेगा। नीचे क्या लिखेंगे, 1 माइनस R13 का स्क्वायर और इसका रूट, और फिर 1 माइनस R23 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। ये फॉर्मूला रहेगा हमारा किसके लिए, R12.3 के लिए। इसी प्रकार R23.1 के लिए भी हमारा एक फॉर्मूला रहेगा, वो क्या रहेगा, R23 माइनस R21 इंटू में R31, क्लियर, ये ऊपर रहेगा। नीचे क्या रहेगा, 1 माइनस R21 का स्क्वायर, इसका रूट, और एक रूट के अंदर ही एक और 1 माइनस R31 का स्क्वायर, R31 का स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारा R23.1 के लिए फॉर्मूला। उसके बाद आता है R13.2 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, यानी 2 कांस्टेंट और 1, 3 का हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, वो मैं लिख रहा हूं, R13 माइनस R12 इंटू में R32, R13 माइनस R12 इंटू में R32,
डिवाइड में 1 माइनस R12 का स्क्वायर इसका रूट, और रूट के अंदर 1 माइनस R32 का स्क्वायर। तो बच्चों ये तीन फॉर्मूला है इन तीनों पार्शियल कोरिलेशन के लिए आपको वैल्यू दी हुई मिलेंगी, आपको वैल्यू उठानी है। इस फॉर्मूला में जो भी आपसे पूछा है, ये पूछा है, जो भी पूछा है उसका फॉर्मूला उठाना है और वैल्यू उठाकर उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको कैलकुलेशन से आंसर निकाल देना है, तो वो आपका कंसर्न पार्शियल कोरिलेशन निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया गया होगा कि इस मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन के अंदर आपको फॉर्मूला को याद करने की जरूरत है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। क्लियर? तो हम इसको भी एक सम को करके देखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं इसमें भी R12.3 को फाइंड करके, R12.3 यानी 3 को कांस्टेंट मानना है और 1-2 का हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन। जैसे इसने वैल्यू दे रखी है, हम ले लेते हैं जैसे एग्जांपल। जैसे कहता है R12 इज इक्वल 0.7, R13 इज इक्वल 0.61 और R23 इज इक्वल 0.4। ये आपको तीन वैल्यू दी हुई हैं और हम निकाल रहे हैं R12.3। इन्हीं तीन वैल्यू से आप वो दो भी निकाल सकते हो जिसके फॉर्मूला भी हमने देखे, लेकिन हम निकाल रहे हैं इसको, केवल वो आप निकाल ही सकते हो, केवल वैल्यू ही पुट करनी है। तो निकाल के देखेंगे R12 कितना 0.7 माइनस में R13 कितना 0.61 और मल्टीप्लाई में R23 कितना 0.4 डिवाइड में R1 माइनस R13 कितना है 0.6 और इसका स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, और रूट के अंदर क्या है 1 माइनस R23 कितना है 0.4 और इसका स्क्वायर। तो क्लियर हुआ? हमने क्या किया, जो वैल्यू दी हुई थी उन वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसकी कर लेंगे कैलकुलेशन। तो ऊपर बड़ा साफ कर दूं, जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिएगा। क्लियर? अब हम सोल्व करते हैं। सोल्व किया, सिंपल R12.3 निकाल रहे हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, R12.3 निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या रहा, ऊपर वाले को जब सोल्व किया 0.7 में से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेस किया तो हमारे पास आया ऊपर, जैसा कि इसने दे रखा है 0.456। ये ऊपर वाले को सोल्व किया तो क्या आया 0.456 और नीचे इसको सोल्व करके इसका रूट कर दिया तो हमारे पास आया 0.792। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, निकाल के देख लीजिएगा। इनटू में ये जो है इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 0.916। इसको सोल्व किया ये, इसको सोल्व किया ये, तो यानी हमने सोल्व करके वैल्यू लिख दिया। आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। अब उसके बाद इसको मैं साफ कर दूं। अब इसको सोल्व कर लेना है आपको। सोल्व करके देखिए कितना आता है। इसको अब अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, आप निकाल लेना कैलकुलेटर से, तो वो आएगा 0.629। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जिसका फिर मैंने गलती लिख दिया, ये स्मॉल r होगा, स्मॉल r 12.3 का हमारा ये आंसर आ गया है। यानी पार्शियल कोरिलेशन का आंसर हमने फाइंड कर लिया है R12.3 का। तो क्लियर हुआ बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन के जितने भी सम आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो सारे सम आप करके देख लीजिएगा। बिल्कुल इजी है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद है तो आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। बिल्कुल फ्री के नंबर है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये नहीं कि हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करके जरूर देखनी है। सारे सम आप अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से क्लियरली कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि ये चीजें अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको खोल के देख सकते हो एग्जाम टाइम में। तो आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको प्रॉब्लम पता चलेगी कि आपको प्रॉब्लम क्या आती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है।
और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।